हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की आज की इस पाठशाला में। यानी कि आज की जो ये पाठशाला यानी कि कक्षा लग रही है, ये हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि इस साल उन्हें बोर्ड्स देना है, तो हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप यहाँ आकर बिल्कुल 100% फ्री कर सकते हैं। ये है आपका अपना चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। यहाँ पर आपको टीचर्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हर एक टॉपिक से लेकर हर एक क्वेश्चन आंसर्स भी आपको डिटेल से समझाया जा रहा है और साथ ही साथ कंटेंट तो आपको उम्दा मिलता ही है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करिए ही करिए। और बोर्ड एग्जाम है तो डरिए नहीं, क्योंकि डर अगर आप जाओगे ना तो 100% एक चीज़ ये याद रखना कि आप आगे की कोशिश करने के लिए हमेशा डरे रहोगे और कहीं ना कहीं वो डर आपको कमज़ोर करेगा। तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी एक अच्छे से थॉट के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आज हम लेकर आए हैं अपना जो हम हिंदी का बुक कर रहे हैं सेकेंड बुक, यानी कि क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हम सेकंड बुक कर रहे हैं कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 के हम प्रथम अध्याय को कर रहे हैं। जैसे कि इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था तभी मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे दिया था, डीपीपी नंबर 1 दे दिया था, जिससे आप सभी को अच्छे से कर लिया होगा। अब चलिए, इन्हीं में मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उनके सोल्यूशन लेकर आज मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं डीपीपी सोल्यूशन नंबर 1 है ये। इसमें जो हमारे सामने दिए थे मैंने आपको क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चंस थे। सभी क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय थे। इनके आंसर आपको 50 to 60 वर्ड्स के अंदर करने थे। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी कृतिका बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ वर्णात्मक प्रश्न होंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, क्योंकि इनमें से बहुविकल्पीय और लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है। आपको जैसे मैंने बताया कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे और सभी आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। तो 3 नंबर के 10 प्रश्न मैंने आपको दिए थे, तो ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपका कितने का रहा? 30 मार्क्स का रहा। क्वेश्चंस आपके पास थे, आंसर आपने किए होंगे। अब चलिए हम आंसर देते हैं और आप इनको देख सकते हैं। देखिए, आंसर हम लोगों के लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि मतलब एक निकलना चाहिए। जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन आंसर, वो उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सके, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, लिखते समय हमें सरल सहज भाषा, छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बनाने हैं। जो चीज़ पूछी गई है आंसर में वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन होनी चाहिए, आपको उसका आंसर पूरा देना चाहिए। जो आप ये बोलो ना कि आंसर लिखते समय हमें क्या करना है कि आंसर अच्छा हो जाए, पहली चीज़ तो ये है, हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हम सोचते हैं और फिर हम वैसे ही लिखेंगे। बस आपको थोड़ी सी एक चीज़ चेंज करनी है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम सोच रहे हैं, हमने वैसे ही पढ़ा है, हमने वैसे ही सोचा है, लेकिन लिखते समय थोड़ा सा शब्दों में चेंजेस लेकर आइए, शब्दों में बदलाव लाइए, ताकि पढ़ते समय उसमें थोड़ा उच्चतम वर्ग की श्रेणी में वो शामिल हो सके। ऐसा नहीं हो कि जैसा हम नॉर्मल बोलते हैं वैसे ही लिखें। सिर्फ छोटे छोटे संस्कृत वो वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए, और एक आध शब्द जो हैं वो थोड़े से हैवी वर्डिंग ले लीजिए। इसीलिए आपको मैं पर्यायवाची का बहुत अच्छा सजेशन देती हूँ कि पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए। उन शब्दों से क्या होता है, हमारी शब्द ज्ञान बढ़ता है, और जितना शब्द ज्ञान बढ़ेगा उसे हम इनमें आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, माता का अंचल पाठ के प्रारंभिक अनुच्छेद में, प्रारंभिक यानी कि पहले पैराग्राफ में, भोलानाथ के परिवार की दिनचर्या का सजीव वर्णन किया गया है। व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछा गया उसको समझिए। जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो चैप्टर का जो पहला जो कुछ पहले 1-2 अनुच्छेद हैं, पहला अनुच्छेद जो है 1-2 अनुच्छेद में ये दिया गया है कि उनकी दिनचर्या क्या रहती है। भोलानाथ, उनके परिवार की दिनचर्या क्या रहती है। सुबह उठकर जल्दी नित्य कर्म करके नहाना स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करना, नाश्ता, पूजा पाठ करने के बाद राम नाम बही खाता लिखा जाता है। राम नाम लिखने के बाद में उनकी छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें आटे की गोलियाँ में बांधा जाता है। फिर वो आटे की गोलियाँ गंगा नदी में जाकर बहाई जाती, मछलियों को खिलाई जाती हैं।
उस दौरान फिर लौट के आते हैं, फिर जो है भोजन वगैरह करना, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। तो ये चीज़ उनकी दिनचर्या में थी। तो यही चीज़ उन्होंने बोला है कि व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। देखिए हमारी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचपन से इस डिसिप्लिन में बंधते हैं, अपने जो एक हमारा डेली रूटीन है, जैसे उठना है, सुबह फ्रेशअप होना है, ब्रश करना है, फिर उसके बाद स्नान करना है, पूजा करना है, तो ये हमारा एक डेली का रूटीन होना चाहिए। ये रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लाइफ के हर एक पड़ाव पर, आगे चल के लाइफ के हर एक पड़ाव पर डिसिप्लिन रहते हैं। पढ़ाई में डिसिप्लिन रहेंगे, जब हम लाइफ में डिसिप्लिन रहेंगे, हमारे नियम कायदे रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ पर रहेंगी, हमारी अपनी लाइफ में भी रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में व्यवस्थित दिनचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समय अत्यंत मूल्यवान है तथा यह कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, अनवरत चलता रहता है। यानी कि समय क्या है, वो हम कभी नहीं रुकता, हमेशा वो चलता रहता है। समय बीत जाने पर पछताना पड़ता है। अतः सभी वर्गों यथा व्यवसायी, कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि के लिए समय का नियोजन अति आवश्यक है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप कहीं सरकारी कर्मचारी हों, या आप किसी प्राइवेट कंपनीज में काम करते हो, किसी स्कूल के टीचर हो, कुछ भी हो, समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। समय प्रबंधन से सभी नियत कार्य नियत समय पर पूर्ण हो जाते हैं। अगर हमने सही समय पर सही काम कर लिया तो हर एक काम सफलतापूर्वक होता है। फलतः उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। समय का प्रबंधन काफ़ी सोच समझकर तथा निरंतर अभ्यास से किया जा सकता है। यानी कि हमें शुरू से, बचपन से ही उस नियम के अंदर बंधना होता है, समय के साथ हर काम को करना होता है। अतः मैं प्रश्नोक्त कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जो कथन दिया गया है क्या कि व्यवस्थित दिनचर्या का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि व्यवस्थित दिनचर्या हमारी जब रहती है तो हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं। तो ये हमारे जो व्यक्तित्व के विकास में, जीवन में आगे सफलता में काफ़ी योगदान देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक जीवन शैली से हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। बात सही है। हमारी जो आजकल की जीवन शैली है उसके हिसाब से भोलानाथ जैसे प्रकृति का आनंद उठाता था, हम नहीं उठा पा रहे। जाहिर सी बात है, हम नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास एक तो आसपास प्राकृतिक माहौल नहीं है। अगर वो प्राकृतिक माहौल है तो हमारे पास समय नहीं है, व्यवस्थित दिनचर्या है। अगर व्यवस्थित दिनचर्या नहीं भी है तो आजकल भाई ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन होते हैं। प्राकृतिक आनंद को वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप भोलानाथ की तरह प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो आप किस तरीके से प्रकृति का आनंद ले सकते हैं आज की इस व्यवस्थित और आधुनिक जीवन शैली के अंदर? कैसे आप प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं? तो ये देखिए कैसे है। आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति को सबसे अधिक प्रभावित किया है। बात सही है। आप देख रहे हैं प्रकृति कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और इसका नतीजा हम सभी देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज़्यादा गर्मियों में इतनी गर्म हो जाती है, बारिश में बेइंतहा बारिश हो जाती है, बेमौसम मौसम बदलता है। जब गर्मी पड़नी चाहिए तो बारिश होती है, बारिश पड़नी चाहिए तो वो गर्म हो जाता है, ठंड के समय ठंड नहीं पड़ती। मतलब हर एक चीज़ अस्त व्यस्त होती जा रही है, मौसम का चक्र। लोग अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों को काटते जा रहे हैं। प्रकृति मानव की सहचरी है जो हर कदम पर मानव की सहायता के लिए खड़ी रहती है। बात सही है। प्रकृति ने हर समय मानव को कुछ ना कुछ प्रदान ही किया है, हमेशा हमारे लिए हमारा फायदा दिया है। जो हर कदम मानव की सहायता के लिए खड़ी रहती है, जानते हुए भी वे इस बात से अनजान बनने से प्रतीत होते हैं। मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर ही निर्भर है, परंतु फिर भी मनुष्य पेड़ पौधों की महत्ता को ना समझते हुए उन्हें नित्य नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब कि हम जानते हैं कि भाई पेड़ पौधे हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, उसके बावजूद हम पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं, बहुत गलत चीज़ है।
वर्तमान समय अत्यंत आधुनिक जीवन शैली में भी, यानी कि आज के समय में अर्थात आधुनिक जीवन शैली में भी हम प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है, अगर आप प्रकृति का आनंद उठाना चाहते हैं तो आसपास आपकी जितनी भी जगह हैं वहाँ वृक्षारोपण कीजिए। वृक्षारोपण, पुराने वृक्षों की सुरक्षा, वृक्षों को काटने से रोकना, अर्थात संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि हम वन संरक्षित कर हम वर्तमान में भी प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो जो हम आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं उसमें देखिए क्या है, हमारे आसपास के वातावरण में इतना प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें बची ही नहीं। पेड़ पौधे नहीं बचे, तो जब पेड़ पौधे नहीं बचे होंगे तो आप आनंद कहाँ लोगे? सीधी सी बात है ना, कहाँ आनंद लोगे? तो पहले तो आपको वृक्षारोपण करना होगा। जो आसपास आपके बहुत पुराने बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी सुरक्षा कीजिए, उन्हें कटने मत दीजिए, जितना हो सके उतने वृक्ष लगाइए। जो वृक्ष आपने लगाए हैं उनकी सुरक्षा कीजिए ताकि वो सुदृढ़ होकर बड़े भी हो सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करके हम अपने आसपास प्राकृतिक वातावरण निर्मित कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, हमने मैया के अंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। प्रस्तुत पद्यांश से आप किन मूल्यों का निष्कर्ष निकाल रहे हैं? पहले आप इसको समझिए। हमने मैया के अंचल यानी कि माता के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी, यानी कि प्रेम और शांति के जो चांद रूपी छाया है उसे हमने नहीं छोड़ा है। यानी कि माँ का साया आज भी हमारे साथ है। हम माँ के साथ रहते हैं, माँ की सुरक्षा में रहते हैं, माँ की सलाह में रहते हैं, उनके प्रेम के साथ रहते हैं, जहाँ पर रहकर हमें शांति प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ कहना चाहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम शिक्षक है। ये हम सभी जानते हैं। किसी भी बच्चे को कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, इन सारी की शिक्षा माँ सबसे पहले देती है। जन्म लेते ही बालक सर्वप्रथम अपने घर और सबसे अधिक अपनी माता के संसर्ग में रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वो माँ के साथ रहता है। बच्चा एकदम बड़ा भी हो जाता है तो माँ का साथ इतनी जल्दी वो छोड़ नहीं पाता है। माता ही उसका संपूर्ण ख्याल रखती है। बच्चे माता से ही सामाजिक आचार व्यवहार को ग्रहण करते हैं। समाज में हमें सोशल लाइफ में किस तरह उठना बैठना है, बोलना है, ये सारी चीज़ें हम माता से ही ग्रहण करते हैं। भाषा का प्रथम पाठ भी बालक अपनी माँ से ही प्राप्त करता है। माता बालक को सभी सामाजिक संबंधों एवं उनसे सामंजस्य बनाए रखने के गुर भी सिखाती है कि भाई समाज में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे आगे चल के संबंध बनते हैं, तो उनके साथ हम किस तरीके से सामंजस्य बैठाएं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक बंधन निभा रहे हैं, दूसरे बंधन की तरफ ध्यान ना दें। अतः मानव जीवन में माता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमें माता और बालक के संबंध से अवगत कराता है तथा माँ के प्रति बालक की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि माँ के प्रति बालक ये बोल रहा है कि हमने अभी तक, मैं अपनी माँ की छाँव में हूँ, माँ के प्रेम की छाँव में अभी तक मौजूद हूँ। माँ से सभी का स्नेहपूर्ण रिश्ता होता है जो आमरण बना रहता है। मतलब जब तक हम मरते नहीं तब तक माँ के साथ हमारा रिश्ता रहता है, क्योंकि हमको इस दुनिया में लाने वाली ही माँ होती है। तो हमारा जीवन जब तक है तब तक हम उनके ऋणी ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, वर्तमान समय में खेल सिर्फ मनोरंजन एवं शारीरिक विकास का ही साधन नहीं अपितु व्यवसाय का स्रोत भी बन गए हैं। कैसे, स्पष्ट कीजिए। आप देख रहे हैं ना, बहुत जगह गेमिंग जोन होते हैं, लोग उससे जो है व्यापार करते हैं। बहुत सारे गेमिंग ऐप्स हैं जिनसे लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे जितने भी आपके गेम्स होते हैं उनको आप शॉप पर हम देख सकते हैं, वो लोग उनको सेल आउट करके जो है पैसा कमाते हैं। तो मतलब बहुत तरीके से अब खेल जो है वो व्यवसाय भी बन गया है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें खेलने के लिए पैसा मिलता है। जैसे आप क्रिकेटर्स ले लीजिए, फुटबॉल्स जो खेलते हैं वो है, हॉकी है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो उसके लिए भी उनको पैसे मिलते हैं। तो आजकल खेल सिर्फ मनोरंजन और शारीरिक विकास नहीं करता, वो हमको पैसा भी कमाने का जरिया दिखाता है। प्राचीन समय में खेल मनोरंजन तथा शारीरिक विकास के साधन मात्र थे, परंतु वर्तमान में खेलों का भी व्यवसायीकरण हो गया है। खेल भी क्या है, अब बिजनेस ओरिएंटेड हो गए हैं।
आजकल खेल प्रसिद्धि का माध्यम बन गए हैं, हमें बहुत ज़्यादा हम फेमस हो जाते हैं। विभिन्न खेलों के विशेषज्ञों को विभिन्न बड़े उद्योग एवं सरकारी प्रतिष्ठान अपने यहाँ रोजगार देते हैं। बहुत देखिए फेमस जो क्या कहते हैं क्रिकेटर्स होते हैं, या कोई, हम क्रिकेटर्स के हम एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग उनसे ज़्यादा अवेयर हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, एनसीसी है, स्पोर्ट्स में जो लोग अच्छे निकलते हैं उन्हें आगे चलकर बड़ी बड़ी एम्बेसीज में काम भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे होते हैं, सब होता है, तो उन्हें आगे बहुत जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में भी एम्बेसीज में काम मिल जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनको जॉब दे ऑफर करती हैं। उन्हें अन्य कर्मचारी से भिन्न विशिष्टताएं सुविधाएं दी जाती हैं। वो स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अलग फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन करके भी अत्यधिक धनोपार्जन करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं या बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन आप ले सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जिनके लिए उन्हें पैसा भी मिलता है। वर्तमान परिवेश में अच्छे खिलाड़ियों को समाज में भी सम्माननीय स्थान प्राप्त है। तो सिर्फ वो पैसा ही नहीं कमा रहे, समाज में भी उन्हें काफ़ी सम्माननीय स्थान प्राप्त हो चुका है, सब उन्हें जानते हैं। सिर्फ क्रिकेट खेलने की वजह एक है जिसकी वजह से सब उन्हें जानते हैं, और फिर इसी की वजह से वो और ज़्यादा जो है पैसा कमा पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, माता का अंचल कहानी में माता पिता के वात्सल्य का अति सुंदर चित्रण हुआ है। पिता का हो या माँ का हो, उनके प्यार के अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं। पिता का किस तरीके से बच्चों के साथ खेलना है, शामिल होना है, उन्हें पूरे दिन के क्रियाकलापों में शामिल करना है। माँ का होता है बच्चे का लाड प्यार, उन्हें बिल्कुल सुरक्षित तैयार कर देना, सजा सवा कर उसे खाना खिलाना हो, सब कुछ तरीके से माँ का प्यार भी व्यक्त हो रहा है। आपके अनुसार माता पिता के लिए बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? माता पिता के लिए बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये बताना है। क्या आप अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं? भाई माँ बाप हमें बहुत तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले हमसे चाहते क्या है, क्या चाहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? उनकी सबसे पहले तो है हमें उनकी बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान करना चाहिए। पहली चीज़, उनकी बातें माननी चाहिए। घर में बहुत अगर हमारे पास खाली समय है तो हो सके तो उनके कामों में उतना आप ध्यान दे सकें। और माँ बाप सबसे पहले ही बोलते हैं कि भाई बेटा तुम अच्छा पढ़ो, तो जो वो हमसे उम्मीदें रख रहे हैं उन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम में भी हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वो चाहते हैं अगर हम वो करते हैं तो उतना ही हमारे लिए बहुत है। आधुनिक युग में जहां समस्त मानवीय मूल्य दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रहे हैं, या मानवीय मूल्य का मतलब क्या है, हमें बताया गया है, बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों की बात माननी है, आदर सम्मान करना है, ये सारे मानवीय मूल्य कहीं ना कहीं आधुनिक समय में खत्म होते जा रहे हैं। वहीं इस विषम परिस्थितियों में भी माता पिता अपना सम्मान बचाए हुए हैं। मतलब माता पिता आज भी बच्चे उनका सम्मान करते हैं। माता पिता के प्रति हमें हमेशा नम्र और उदार भाव रखना चाहिए। धीमी आवाज़ में बात करिए, उनका पूरा सम्मान करिए, क्योंकि उनकी वजह से आपका अस्तित्व है। आप इस दुनिया में क्यों हैं? क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। माता पिता जन्मदाता होते हैं, अतः उनसे महान कोई हो यह संभव नहीं। मतलब अब वो हमारे जन्मदाता हैं भाई, हम अगर इस धरती पर मौजूद हैं, हमारा कोई अस्तित्व है तो वो उनकी वजह से, तो उनसे ज़्यादा कोई महान हमारे लिए नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए, उनसे कभी भी ये कुतर्क नहीं करना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। मैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का अक्षरशः पालन करता हूँ, यानी कि हमेशा जो मेरे कर्तव्य हैं उनके प्रति मैं उन्हें पूरी तरीके से पालन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। प्रश्न संख्या 6 है, आधुनिक समय के व्यस्त जीवन शैली में, आज के समय में जो हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उस शैली में पाठ माता का अंचल में वर्णित माता पिता और बच्चों की निकटता के दर्शन नहीं होते हैं। इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आजकल का आधुनिक जीवन शैली ये हो गई है कि माता और पिता दोनों आजकल जो हैं काम करते हैं। ठीक है,
पापा तो काम करते हैं, मम्मा भी वर्किंग हैं, तो जिसकी वजह से बाहर ऑफिस में बाहर के काम, साथ ही साथ घर के काम, सारी चीज़ों में इतनी व्यस्त लाइफ हो जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना समय एक्सपेंड नहीं कर पाते। ठीक है, ये एक फैक्ट है, आप ये चीज़ जान के रखो। आप भी घर में देखते हो कि अगर पापा कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो मम्मा के ऊपर घर बार दोनों का ही, अगर मम्मी अगर वर्किंग है तो उनके ऊपर तो और ज़्यादा बर्डन हो जाता है, उनके पास समय ही नहीं बचता। वो औरों को क्या, खुद के लिए भी उनके पास 2 मिनट का समय नहीं होता। तो ये दर्शन, अब माता पिता उन बच्चों के साथ उतना ज़्यादा जो है वो समय नहीं बिता पाते, जो हमने इस पाठ में देखा है कि भोलानाथ के माता पिता उनके साथ बिताते हैं। इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों के ऊपर क्या इसका असर पड़ता है कि जब माँ बाप उनके साथ इतना समय नहीं बिता पाते। तो देखिए इसका क्या होता है, बचपन में माता पिता का उपयुक्त सानिध्य नहीं मिलना घातक साबित होता है। बात सही है, बच्चे कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से विरक्त हो जाते हैं, इमोशनली भी, ठीक है, इमोशनली भी काफ़ी हद तक उनसे उतना अटैच नहीं हो पाते। आमतौर पर ऐसे बच्चे एकाकीपन का शिकार हो जाते हैं, वे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते तथा स्वयं में मग्न हो जाते हैं। बच्चे अक्सर क्या होता है कि जब माँ बाप समय नहीं दे पाते तो वो अकेले ही रहते हैं, घर में अब अकेले हैं, सारा काम उन्हें अकेले करना है, तो उन्हें एक अकेलेपन की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो सोशल लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब बाहर ना इतना फ्रेंड्स बना पाते हैं, स्कूल्स में भी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बचपन में माता पिता से मिलने वाले प्यार, दुलार तथा शिक्षा से वंचित वे चिड़चिड़े स्वभाव के तथा अनुशासनहीन भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप उनको समय नहीं देते हैं तो वो डिसिप्लिन में नहीं रह पाते, क्योंकि माँ बाप तो समय से निकल गए मगर बच्चे को उतना डिसिप्लिन सिखाने वाला घर में कौन है, कोई नहीं है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, वो उग्र हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे चिल्लाना है, मारपीट है, जिद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें उन लोग के साथ होती हैं। दिन भर दूर रहने के पश्चात शाम को माता पिता बच्चों से मिलते हैं तो वे अपने बच्चों की अनुशासनहीनता को ही प्यार का रूप दे देते हैं। मतलब वो जिस तरीके से रहते हैं, मतलब एक गलत तरीके से रहते हैं, उसे भी वो प्यार से कवर अप करें, क्योंकि वो पूरा दिन तो प्यार दे नहीं पाए। जो समय प्यार बचा है वो उनकी खामियां निकालने के बजाय उन्हीं खामियों पे वो प्यार लौटाने रखते हैं, जिससे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। वो इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और वही इनडिसिप्लिन जब माँ बाप उसको प्यार कर रहे हैं तो वो उसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे बच्चे अपने विद्यालय के सहपाठियों या पड़ोस के मित्रों से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, क्योंकि वो अकेले रहने के आदी हो चुके हैं। तो क्या होता है, वो बाकी लोगों से इतना सामंजस्य बिठा ही नहीं पाते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन कठिन हो जाता है। बच्चों के विकास में माता पिता की निकटता अति आवश्यक है। यानी कि देखिए, आपने बच्चों को इस धरती पर लाए हैं तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपना समय अपने बच्चों को दें, किसी तरीके से अपने आप को इस तरीके से व्यस्त करें कि समय का कम से कम 24 घंटे का समय होता है, कम से कम 4 घंटे का समय बच्चों के साथ अनदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो है, खाना है, पीना है, एक जीवन जीने के जो तरीके हैं वो सभी कुछ सिखाना उनके लिए ज़रूरी होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली ने बच्चों के स्वाभाविक विकास को अवरुद्ध किया है। बच्चों का स्वाभाविक विकास हो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? आधुनिक जीवन शैली, आप सभी को पता है हम लोगों की जीवन शैली किस तरीके की हो चुकी है। ये जीवन शैली बच्चों का जो एक सही तरीके से विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। देखिए, इसका सबसे सही उदाहरण हम ये देते हैं, आजकल बच्चे बाहर खेलने नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें क्या है, टीवी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, वीडियो गेम्स दे दीजिए, घर के अंदर बैठ कर ही वो गेम खेलना चाहते हैं। अब इससे क्या होता है, जब हम एक जगह बंद कर खेलते हैं तो हमारा शारीरिक विकास उतना नहीं होता, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ पाती। जब तक हम शरीर को थकाएंगे नहीं, पसीना नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ थोड़ी ना पाएगी, हमारा शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। तो वही आपको बताना है कि आप क्या सुझाव देंगे इसके लिए।
चलिए देखें, आधुनिक भौतिकवादी जीवन शैली के बच्चे स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होते। एक नेचुरल वे जो होता है बच्चों के डेवलप होने का वो नहीं होता। बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर ने कि इसे हमेशा एसी में रखिए, पता चला वो बचपन से एसी में ही है और जरा सा अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, फैसिलिटीज दीजिए लेकिन बच्चे को उतना स्ट्रांग भी बनाइए, क्योंकि वे अधिकतर समय अपने घर के अंदर टीवी, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य किसी भौतिक वस्तुओं के साथ चिपके रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि बच्चे अब बाहर जाकर खेलना नहीं चाहते। गर्मी में वो बाहर नहीं जाना चाहते, बारिश में नहीं जाना चाहते, ठंड में नहीं जाना, मतलब वो अलग अलग मौसम को अपने शरीर से जद्दोजहद करने ही नहीं देते, चिपके रहते हैं तथा उसी पर दिखाए सुनाए गए विभिन्न आचरणों को अपना आदर्श मानकर उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर आप इससे तो टीवी पे दिखाई गई चीज़ों को ही आप सब कुछ मान लेते हैं, आप उस चीज़ को कभी फेस टू फेस एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, जो ठीक नहीं है। बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए टीवी, मोबाइल, इंटरनेट तथा अन्य आधुनिक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। घर में ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये आजकल के आधुनिक जीवन की ज़रूरत है, लेकिन बच्चा उसी पर डिपेंड हो जाए ये अच्छी बात नहीं है। बच्चा इस्तेमाल करे, उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है। टीवी देखने का भी अपना टाइम पीरियड होना चाहिए, मोबाइल का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी अपना एक टाइम होना चाहिए, आप उस टाइम को बांधिए। तो हम सुझाव यही देंगे कि सारी चीज़ें इस्तेमाल तो करिए मगर उन पर नियंत्रण रखिए। उनकी मनोवृत्ति को रचनात्मक क्रियाकलापों की ओर मोड़ना होगा, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटीज है, ड्राइंग है, क्राफ्टिंग है, इन सारी चीज़ों की तरफ उनको डाइवर्ट कीजिए, मोबाइल टीवी से निकालिए। उन्हें समय प्रबंधन का गुण बताकर सभी कार्य समय पर करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। समय का जो मैनेजमेंट है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ टाइमली करिए और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को भी समझाना चाहिए। घर के अतिरिक्त उन्हें घर के बाहर की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, जाओ बाहर खेलो, हर समय घर पर रहने की ज़रूरत नहीं है, तभी उनका स्वाभाविक विकास सुनिश्चित होगा। भौतिक उपलब्धियां तृष्णाओं का विस्तार है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हम मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के कहीं ना कहीं हमारे अंदर हर एक चीज़, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और हम हर एक चीज़ को पाने की उम्मीद करने लगते हैं जो पॉसिबल नहीं होती है। इसके जाल में फंसकर वर्तमान परिवेश के बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है तो अत्यंत खतरनाक होता है। तो एक नेचुरल वे से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नियंत्रण करके बच्चों का सही तरीके से विकास कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है? क्या यह उचित है? पशु पक्षियों के संरक्षण के उपाय भी बताइए। देखिए क्या होता है, बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, क्यूरियस होते हैं हर एक चीज़ के बारे में। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम वैसा करेंगे तो क्या होगा। बच्चों की जो मनोवृत्ति होती है वो यहाँ पर ये बच्चे शरारती हैं, वही शरारत को यहाँ चूहे के बिल में पानी डालकर वो व्यक्त किया गया है। अब भाई ये बच्चे करते तो हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इस पृथ्वी पर रहते हैं ये जीव जंतु भी रहते हैं, तो उनके प्रति भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें उन्हें परेशान नहीं करना है। उनके साथ भी पूरा आदर भाव सम्मान रखिए, तो वो भी आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो पशु पक्षी प्रकृति हम बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, तो इनके संरक्षण के तरफ भी बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, इनकी देखभाल हमारे जीवन को खतरे में आने से बचाती है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना पशु पक्षियों के प्रति बच्चों के अलगाव तथा शरारती प्रवृत्ति को प्रकट करता है कि भाई उनके लिए शरारत है पर जानवरों को परेशान करो, वो सिर्फ है, तो मतलब वो जानवरों के प्रति उनका मोह नहीं प्रकट कर रहा है, जो प्रकृति के लिए कतई उचित नहीं है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, उनका होना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसा मैंने बताया, प्रकृति में इन पशु पक्षियों का होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही बहुत सारी चीज़ों में रोकथाम होती है। पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा।
प्रकृति ने सबके लिए अपना अपना कार्य निर्धारित किया है। अब मान लीजिए आप बोलते हो कि शेर खतरनाक होता है, शेर नहीं होगा तो देखिए बाकी शाकाहारी जानवरों की कितनी तादाद बढ़ जाएगी। शाकाहारी अगर जानवर नहीं होंगे तो पेड़ पौधे इतना ज़्यादा पनप जाएंगे कि धरती पर कहीं रहने की जगह नहीं बचेगी। अगर ये चूहे नहीं होंगे तो आप ये सोचिए कि कितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें बढ़ जाएंगी। हाँ, चूहे नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं इसके लिए सांप होते हैं, चील कौवे होते हैं कि उनका भोजन करते हैं। तो मतलब ये एक पूरा चक्र है जो प्रकृति ईश्वर ने बनाया है। प्रकृति के साथ इन सभी ने प्रकृति का, धरती का संतुलन बना कर रखा है। सिर्फ एक प्राणी है जो ये सारे संतुलन को बिगाड़ रहा है, वो है मनुष्य। हम इस पूरे संतुलन को बिगाड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें खुद तो इस संतुलन को बनाना है, लेकिन साथ ही साथ इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने से पशु पक्षियों का सम्मान करना चाहिए। पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति ने सबके लिए अपना अपना कार्य निर्धारित किया है, उसी के अनुरूप समस्त प्राणी वर्ग अपना व्यवहार निश्चित करें। हमारे प्राणी वर्ग से किसी भी वर्ग के ना रहने पर प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, इस पूरे प्राणी जगत में अगर कोई भी एक चेन टूटती है तो ये पूरी प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अतः हमें अपने मित्र पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए बच्चों को विद्यालय स्तर पर पशु पक्षी संरक्षण का महत्व बताना चाहिए। मतलब स्कूल्स में तो ये बताना चाहिए कि भाई इनका महत्व क्या है। रोचक शैली में पशु पक्षियों पर आधारित विभिन्न साहित्यों की रचना करनी चाहिए। यानी बहुत सारे आपके जो हैं लिटरेचर में जो है पशु पक्षियों को लेकर कहानी है, तो उनको स्टेज प्ले के जरिए बताना चाहिए। जैसे महादेवी वर्मा का गिल्लू, सोना इत्यादि। तो महादेवी वर्मा की जो गिल्लू है वो उनके गिलहरी की कहानी है, सोना उनके हिरन की कहानी है। प्राथमिक स्तर पर परिवार बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति जागरूक करे, तभी बच्चे प्राणी जगत के सभी जीवों का महत्व समझेंगे तथा उन्हें मारने या सताने का प्रयत्न नहीं करेंगे। तो घर में भी और स्कूल में भी हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाएं, उनके संरक्षण की भावना उनके अंदर डेवलप करें, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन चक्र में बहुत मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, परिवेश एवं संगति किस प्रकार बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधा एवं साधक है? अपने विचार दीजिए। परिवेश एवं संगति, परिवेश मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण। संगति यानी कि जिसका हम साथ लेते हैं। ये बच्चों के चारित्रिक विकास में बाधा एवं साधक दोनों हैं। देखिए सीधी बात है, हमारे आसपास का पर्यावरण या परिवेश अगर पॉजिटिव है तो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी। हमने जिनके दोस्तों का साथ लिया है, अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करने में अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आएंगी, तो वो हमारे अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं और हम भी उनको देखी वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास का वातावरण, हम जहाँ पर आसपास रह रहे हैं, मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की अच्छे से मतलब उनको ग्रीड नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, उनकी ध्यान नहीं रखते हैं। और अगर आपके मित्र जो आप अपने मित्र बनाते हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो स्कूल बंक करते हैं, अगर ऐसी संगति है तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें डेवलप होंगी, आप भी वो सारी चीज़ें देखेंगे, तो नतीजा क्या होगा? आप भी फ्यूचर में वैसे ही रिएक्ट करेंगे, आप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इस तरीके से आसपास का वातावरण और संगति हमारे चरित्र को बना भी सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, दोनों काम कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। बालक मन कच्चा होता है। बाल मन यानी कि छोटे बच्चे का जो मन होता है वो कच्चे घड़े के समान होता है, उसे जैसे न तैसे ढाला जा सकता है। उन्हें जब जिस परिवेश में रखा जाए वे स्वयं को उसी परिवेश में ढाल लेते हैं और अपना आचार व्यवहार भी उसी के अनुरूप करते हैं। सही परिवेश और सही संगति बच्चों की आंतरिक बुराई को मार भगाती है। अगर मान लीजिए बच्चे के अंदर कोई भी बुराई डेवलप हो भी रही है तो आसपास का सही वातावरण, सही गाइडेंस और अगर सही बच्चों के साथ संगति है तो वो बुराई कहीं ना कहीं स्वतः अपने आप खत्म हो जाती है।
मार भगाती है तथा बच्चों को सही पथ पर प्रगति करने का सुअवसर देती है। माता पिता को भी बच्चों के मित्रों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई बच्चा कैसे लोगों से जो है कांटेक्ट में है, उनकी संगति कैसी है। दूसरी तरफ गलत परिवेश एवं गलत संगति अनेक बुराइयों को जन्म देती है तथा कुमार्ग का पथ आलोकित करती है, मतलब गलत रास्ते पे बच्चा चलने लगता है। सजग बच्चा भी गलत संगति में पढ़कर दुर्गुणों का कोष बन जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में, अगर तब भी उसकी संगति गलत हुई तो फिर वो उन गलत आदतों में पढ़कर समझ लो उसका पढ़ना लिखना सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरे अनुसार बच्चों को अपना मित्र चुनने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा इसे बिल्कुल सही है और बच्चों को अगर समझ नहीं है तो माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कैसे लोगों को अपना मित्र बना रहा है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो बच्चे को समझाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 है, माता का अंचल कहानी में भोलानाथ अत्यंत डरे होने पर भी अपने पिता के पास न जाकर माता के आंचल में जा छिपता है, क्यों? देखिए इसका रीजन सबसे अच्छा ये है कि समय हम पूरा दिन किसी के साथ भी एक्सपेंड करें, लेकिन जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है हम मुसीबत के समय उसी तरफ भागते हैं और यही यहाँ पर हुआ। भोलानाथ समय अपना पूरा टाइम पिता के साथ करता है, वो एक दोस्तों जैसा व्यवहार है, पिता का संरक्षण भी है, सब कुछ है, लेकिन माँ का जो प्यार है उसे, जो माँ की प्यार के अंदर जो सुरक्षा महसूस होती है वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसलिए जब वो मुसीबत में पड़ा तो भागता दौड़ता सीधा वो पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता है। बच्चे के जन्म देने से लेकर उसके बड़े होने तक उसकी सबसे बड़ी सहयोगी माँ होती है। खाने से लेकर पहनने तक प्रत्येक कदम पर माँ का सहयोग आवश्यक होता है। कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ माँ के साथ ही होता है। अतः बच्चा माँ से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है, इमोशनली अटैच रहता है। सिर्फ एक ज़रूरत नहीं होती है, वो एक जो इमोशन होता है वो भी रहता है। माँ कभी किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती है। मतलब अगर बच्चा गलत भी है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, अगर वो सही है चार लोगों के बीच भी उसके लिए स्टैंड करती है। फलतः बच्चों को माँ सबसे अधिक निकट प्रतीत होती है। पिता तथा अन्य के बहुत चाहने पर भी बच्चा माँ की निकटता नहीं भूल सकता। चाहे कोई व्यक्ति लाख उसे अपने पास रख ले, जितना पुचकार ले, सब कुछ कर ले, लेकिन माँ जो प्यार दे रही है, जो सपोर्ट दे रही है, वो कोई नहीं कर सकता है। वो कभी भी किसी के साथ जितना भी समय बिता ले वो माँ के को नहीं भूल सकता है। बच्चों के लिए माता का आंचल की छांव सबसे प्यारा एवं सुरक्षित स्थान होता है। वहां वह स्वयं को अति सुरक्षित समझता है। माँ का ममतत्व बच्चों को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान कर सकता है। मतलब माँ का जो प्यार है वो हमारे लिए, कहते हैं ना, हमारी बैकबोन की तरह होता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट भर के रखता है कि एक मुश्किल वक्त में भी हम माँ को अगर याद करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो देखा आपने डीपीपी के हमारे पूरे 10 प्रश्न। हमेशा कोशिश करिएगा कि जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर ही रहिए। ये मैं आपको खास तौर से दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा टास्क है। आप लोग अक्सर एग्जाम्स के दौरान इस चीज़ को लेकर फेस करोगे ही करोगे। जो वर्ड लिमिट है उस वर्ड लिमिट का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। वर्णनात्मक प्रश्न में, लेखन कार्य में, इन 2 जगहों पर आपसे वर्ड लिमिट के अंदर ही काम पूछा जाएगा और आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डीपीपी तो खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी। तो उसके लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी कृतिका के 2nd चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।